तो बेटा, वेलकम टू क्लास। आज जो मैं तुम्हें जिन क्वेश्चंस की रिवीजन करवाने वाली हूँ वो जेनेटिक्स के क्वेश्चंस है। एक और बात है कि तुम बाद में है ना आंसर की मांगते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि तुम क्वेश्चंस को एक बार देखो, उनके आंसर देखो, क्वेश्चंस को समझो और फिर एक बार है ना फटाफट 2x की स्पीड पे वीडियो करके सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, सिर्फ क्वेश्चन देखा करो और आंसर देखा करो, तो तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं किसी भी आंसर की, क्योंकि जब 2 बार हम चीज़ों को देख लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं हमें। तो पहले एक बार तो समझा करो सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद क्या किया करो, फिर जब नेक्स्ट टाइम है 2x की स्पीड पे करके क्वेश्चन और आंसर। PDF तुम्हें ग्रुप में मिल ही जाती है, या तुम ये किया करो एक बार उसमें से वीडियो में से आंसर देख के, और फिर तुम क्या किया करो, जो मैं PDF भेजती हूँ उसमें से अपने आप सोल्व करके देखा करो। जिसके आंसर में तुम्हें डाउट लगे वो दोबारा कर लो। करें आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, आज मैं करवाने वाली हूँ तुम्हें जेनेटिक्स के क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, और है ना ये जो क्वेश्चन है ये हार्डी वीनबर्ग से है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तुम्हारा एग्जाम में। तो हार्डी वीनबर्ग क्या बोलते थे, उन्होंने बोला था p² प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p इज इक्वल टू 1। या उनकी का एक और था, उन्होंने क्या दिया था, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। p यहाँ पे किसको डिनोट करता था, p यहाँ पे करता था डोमिनेंट को, और जो क्यू है यहाँ पे ये किसको कर रहा है, रिसेसिव को। तो अगर तुम्हें इसमें से रेशियो निकालनी हो डोमिनेंट की या रिसेसिव की, तो सबसे पहले कैसे निकालोगे, अभी मैंने क्या बताया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मान लिया p निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस क्यू। अगर तुम्हें रिसेसिव की निकालनी है, क्यू की निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस पी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट एलील की दे रखी है, यानी इन्होंने पी की दे रखी है 0.7। तो क्यू के निकालोगे तो 1 माइनस 0.7 क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगी। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्या आ गई, 0.3 आ गई। अगला क्वेश्चन है, इन एट अ पर्टिकुलर लॉकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इज 0.6 एंड रिसेसिव एलील इज 0.4। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट अ इक्विलिब्रियम। किसकी निकालनी है, हेट्रोजाइगस की निकालनी है। तो फॉर्मूला देखो दोबारा, p² प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p। तो यहाँ पे जो 2p है ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है। इसके लिए तुम्हें पता है p² क्या आ जाएगा, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, लेकिन ये करने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सिंपल क्या पूछा है, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे आ जाएगा बड़ी सिंपल, उसमें 24 0.6 इंटू 0.4 और मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा 0.48। ये है ना सेकंडों के हिसाब के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ इसमें तुम्हें मेन क्या रखना है, इसमें तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। इसीलिए मैंने है ना इकट्ठे 3 क्वेश्चंस किए थे ताकि तुम्हें याद रह जाए लंबे टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following process affect the Hardy-Weinberg equilibrium to cause the variation at the genetic level? अब हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहा है, उस वेरिएशन को या वेरिएशन जिससे आएंगी हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्टिंग यहाँ से क्या हो सकता है, इसने यही क्वेश्चन पूछा है, अफेक्ट द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो वो फैक्टर इफेक्टिंग क्या हो सकते हैं, अगर मान लिया म्यूटेशन होगी तो वेरिएशन आएंगी, रिकॉम्बिनेशन होगा तो भी वेरिएशन आएंगी। यानी ये जो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है ये फ्लक्चुएट करेगा, जीन माइग्रेशन भी करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करेगा, नेचुरल सिलेक्शन भी करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ द एबो।
क्या आंसर आ जाएगा? ऑल ऑफ द एबो। अब एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है और आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबो। अगला क्वेश्चन है, जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसिस करने वाले जो जीन हैं वो कौन से जीन होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन को कौन सिंथेसाइज करता है? तो स्ट्रक्चरल जीन है, वही पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन है जो कोडिंग है वो कहाँ पे होती है? कोडिंग करने का जो काम है वो स्ट्रक्चरल जीन करते हैं। प्रमोटर जीन चेन को प्रमोट करेंगे, रेगुलेटर जीन उसको रेगुलेट करेंगे, ऑपरेटर जीन उसको ऑपरेट करेंगे, स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा। इसके बाद है अगला, व्हाट डज लैक रिफर टू इन व्हाट वी कॉल द लैक ऑपरेन। लैक ऑपरेन के अंदर जो ये लैक वर्ड है, इस लैक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। लैक का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? लैक्टोज। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई इन द लैक ऑपरेन। लैक ऑपरेन में कितने जीन होते हैं? लैक ऑपरेन मॉडल के अंदर जो टोटल जीन है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? जेड, वाई, ए। इनको याद करो, कैसे करोगे? जेड क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। वाई किसको करता है? परमीज को। ए किसको करता है? ट्रांसएसिटाइलेज को। तो बीपीटी से याद रखना, बीपीटी के इंजेक्शंस भी लगते हैं। किससे याद करोगे? बीपीटी से। जेड किसको कोड करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। वाई किसको करेगा? परमीज को। ए किसको करेगा? ट्रांसएसिटाइलेज को। तो क्या बच गया जो कोड नहीं होता? लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज को कोड नहीं करता, बाकी सबकी कोडिंग होती है। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? आंसर आ जाएगा लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, इसका आंसर होगा, जिसको कोड नहीं किया जाता। अगला है, वू एक्सप्लेन द ऑपरेन मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑपरेन मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ऑपरेन मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनार्ड, दोनों साइंटिस्ट थे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखना कि जो लैक ऑपरेन मॉडल है, लैक ऑपरेन मॉडल को इंड्यूसिबल ऑपरेन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? इंड्यूसिबल ऑपरेन मॉडल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला जाता है इसको? इंड्यूसिबल ऑपरेन मॉडल भी बोला जाता है। और ये कैसा इफेक्ट है? ये नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म है। और अगर मान लिया ट्रिप्टोफेन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है तो उल्टा मार दो लैकोप्रेन का। लैकोप्रेन का उल्टा क्या हो जाएगा कि जो ट्रिप्टोफेन है वो रिप्रेसिबल ऑपरेन आ जाएगा और पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड बाय। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इन्वेंट करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? ईयर देख लो भाई, कितनी बार आया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करवाती हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो जो सिलेक्शन है वो कई सारी बुकों से होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही होता है। किसने दिया था? एलेक्स जेफरे ने दिया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक नाम और होता है जिसको क्या बोला जाता है? डीएनए प्रोफाइलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीएनए प्रोफाइलिंग बोला जाता है। उसके बाद है, पॉल बर्ग को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। कैरी मुलिस ने क्या दिया था? पीसीआर टेक्नोलॉजी को दिया था। आज लास्ट में मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगी, इसी चैप्टर से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और तुम्हारी जेनेटिक्स से रिलेटेड। विच स्टेप डज नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता? तो डीएनए सदरन ब्लोटिंग होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन होता है। क्या नहीं होता? नदरन ब्लोटिंग नहीं होती। अब एक बार है ना, अपनी नोटबुक खोलो और अपनी नोटबुक में एक पॉइंट लिखना। ये क्वेश्चन है ना, पूछा जाता है। 3 टाइप की ब्लोटिंग टेक्निक होती हैं। अगर हम बात करेंगे 3 टाइप की क्या होती है? ब्लोटिंग होती है। पहली जो ब्लोटिंग टेक्निक है वो कौन सी होती है? नॉर्थन। जो नॉर्थन है कैसे याद करोगे? एन से याद कर लेना, RNA। ठीक है, सिर्फ एक इसी को याद करना पड़ेगा, बाकी 2 की ट्रिक है। एक होती है सदरन। सदरन में S से क्या होता है? दक्षिण। सदरन कौन सी डायरेक्शन होती है? दक्षिण। दक्षिण में DNA, D आता है।
तीसरी जो होती है वो होती है वेस्टर्न। वेस्टर्न में क्या आ रहा है, पश्चिम। पी से क्या होता है, प्रोटीन। तो ये किसके लिए की जाती हैं, ये जो टेक्निक्स हैं ये किसके लिए की जाएंगी, नॉर्थर्न आरएनए के लिए, सदर्न डीएनए के लिए, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, टेक्निक्स हो जाएंगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेक्निक रह जाएगा। नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लोटिंग, आ गया ना। वेस्टर्न ब्लोटिंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्या बताया था मैंने, पी से क्या याद करना, पश्चिम। तो किसके लिए हो जाएगा, ये प्रोटीन के लिए हो जाएगा, था ही जी। डीएनए के लिए भी बताया, क्या हो जाएगा, सदर्न। आरएनए के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थर्न। और किसके लिए करते हैं वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक, एक यहाँ से क्वेश्चन और बनता है। वेस्टर्न ब्लोटिंग को हम किसके लिए भी कर सकते हैं, जो एलिसा टेस्ट होता है, यानी एड्स के लिए क्या कौन सा किया जाता है, प्रोटीन या वेस्टर्न ब्लोटिंग की जाती है। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ जीन कंटेन इन द जीनोम ऑफ कल्पना चावला वाज, देखो इसने क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब कई बच्चे तो ऐसे हैं, ये सोचने बैठ जाएंगे कल्पना चावला में क्या अलग टाइप के जीन थे। भाई कल्पना चावला क्या थी, वो थी तो एक होमोसेपियन, और होमोसेपियन में कितने जीन होते हैं, 30,000 जीन होते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 30,000 जीन। कल्पना चावला में नहीं भाई, सब में कितने होते हैं, 30,000 जीन होते हैं। और ये जो रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट किसका था, ये रिजल्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, जिन्होंने जितने भी कन्फ्यूजन थे सारे कन्फ्यूजन को सोल्व कर दिया था। अलग अलग जो मिथ बने हुए थे उनको सोल्व किया था। मतलब ये मान लो कि एक क्रांति आई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद। The total number of nitrogenous bases in human genome is estimated to be about, कितने होते हैं, 3.1 बिलियन होते हैं। पहले कितना माना जाता था, 3.3 बिलियन माना जाता था। लेकिन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से के बाद क्या आया कि 3.1 बिलियन क्या है, टोटल जीन है। तो इसका जो आंसर है वो क्या रह जाएगा, 3.1 बिलियन आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन, सैटेलाइट डीएनए का यूज किस में किया जाता है, फोरेंसिक साइंस में किया जाता है। या बोल सकते हो सैटेलाइट डीएनए का जो यूज है वो किसके अंदर किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में किया जाता है। उसके बाद है, और इसके अंदर जो सीक्वेंस यूज किए जाते हैं वो सीक्वेंस होते हैं VNTR के सीक्वेंस, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के यूज किए जाते हैं। ये है क्वेश्चन तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो, कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए कौन कौन से वेक्टर का यूज किया जाता है, तो BAC और YAC का यूज किया जाता है। BAC क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC क्या होता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसमें तो होते हैं कितने बेस पेयर, 100 से 300 बेस पेयर लॉन्ग होता है, और ये होता है 100 से 1000 बेस पेयर लॉन्ग, या किलो बेस पेयर भी इसको बोल सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंसिंग करने के लिए BAC YAC का यूज किया गया था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का यूज किया गया था। नेक्स्ट देखो, विच साइंटिस्ट हैज़ नो रोल इन डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स रिजल्ट, मेंडल्स रिजल्ट में किस साइंटिस्ट का कोई रोल नहीं था, हुगो डी वराइज का था, कॉरेंस का था, टेशरमैक का था, मॉर्गन का नहीं था। क्या है ये 3 साइंटिस्ट, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था, और ऐसा नहीं था तीनों ने इकट्ठे मिलकर किया था, तीनों ने इंडिविजुअली वर्क किया था, जिसमें ह्यूगो डी वराइज थे, कार्ल कॉरेंस थे और टेशरमैक थे। मॉर्गन इनमें इंक्लूड नहीं थे। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ऑपरेट, अभी मैंने पीछे भी बताया, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना अब की बार नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये कई सारे एग्जाम में। क्या होता है करेक्ट सीक्वेंस, क्या होता है, ZYA, ठीक है, ZYA। अब ऐसे नहीं है भाई सीरीज में लगाने बैठ जाओ, पहले A आता है फिर Y आता है फिर Z आता है, एक ऑप्शन पक्का मिलेगा ऐसा। तो क्या आ जाएगा, ZYA। Z क्या बताया था, इसकी ट्रिक क्या बताई थी, BPT, दोबारा बता देती हूँ ताकि लंबे टाइम के लिए याद रहे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीज,
ए से ट्रांस एसिटाइलेज, और ये जीन होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इफ द लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.11 मीटर, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, हमारे डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.22 मीटर लेंथ होती है, तो इसने उसका आधा कर दिया। तो ये जो 2.2 मीटर है ये किस में होती है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर में होती है। तो इसका हाफ में कितने हो जाएंगे, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर आ जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। देखो नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है, डीएनए से डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनना ये क्या होता है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से एस क्या होता है, प्रोटीन बनना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन और फिर प्रोटीन। देखो कौन से आंसर में है, कौन से में है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन। ठीक है, या इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से समझाती हूँ तुम्हें, इस चीज़ को यहाँ समझ लो। क्या है ये, सेंट्रल डोग्मा है। क्या है, सेंट्रल डोग्मा है। तो जो सेंट्रल डोग्मा है उसमें हम क्या बात करते हैं कि जब डीएनए से किसकी फॉर्मेशन होती है, जब डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होगी, डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, फिर एमआरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूनिडायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन है। डीएनए से डीएनए बनना इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनना इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनना इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। इफ एडेनिन इज 30%, एडेनिन, चरगफ रूल क्या बोलता है। अब इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ही बात याद रखना, चरगफ रूल बोलता है A+G = C+T। तो A+G = C+T, और इसमें बोला जाता है एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द थायमिन एंड साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू द, साइटोसिन हमेशा किसके इक्वल होता है, एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू द थायमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज इक्वल टू द ग्वाइनिन। तो एडेनिन इसमें 30% दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि जो थायमिन है वो भी क्या हो जाएगा, 30%। 30 30 60 हो गए, बचा कितना, 40, यानी साइटोसिन और ग्वाइनिन 20 हो जाएंगे। किस ऑप्शन में दे रखा है, साइटोसिन और ग्वाइनिन 20, ये रहा। तो ये आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को है ना करके देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ऐसे ही मतलब टिप्स पे सोल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन इज रॉन्ग। हिस्टोन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, बिल्कुल सही बात है। हिस्टोन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या बनाता है हिस्टोन, ऑक्टामर बनाने का काम करता है। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, अरे ऊपर तो बेसिक बता रहे हैं, एसिडिक नहीं, कैसे होते हैं हिस्टोन, बेसिक होते हैं। जो डीएनए है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्यों होता है डीएनए एसिडिक, क्योंकि उस पर क्या होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और ये जो फॉस्फेट है उसको एसिडिटी देता है, तो हिस्टोन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तभी तो टाइटली पैक होंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या रह जाएगा, सी। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली बेसिक होता है, ना कि एसिडिक। हिस्टोन, ये क्वेश्चन इंडिविजुअली भी पूछा जाता है अलग से, पिछली बार भी आया था। हिस्टोन आर रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन क्या होता है, लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है। प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन क्या होता है, इसको भी ऐसे याद रख कर लो, जिसको चरगफ रूल याद हो जाएगा उसको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। A+G = C+T। तो A+G यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिन। C+T यहाँ पे क्या होता है, पैरिमिडीन। प्यूरिन क्या है, बात करेंगे तो 9 मेंबर रिंग होती है, और पैरिमिडीन क्या होती है, 6 मेंबर रिंग होती है। तो देखो एडेनिन और ग्वाइनिन कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में। आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में T की जगह क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट द
इसने बोला है कि H1 का न्यूक्लियोसोम के साथ इंडिकेट होना, इसका मतलब क्या होता है? डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर, यानी अब जो डीएनए है वो किस में कंडेंस्ड हो जाएगा? वो क्रोमेटिन फाइबर में कंडेंस्ड हो जाएगा। क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं? दो टाइप के क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, एक यू क्रोमेटिन होता है और दूसरा कौन सा होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है। एक तो जो डीएनए है वो ऐसे प्रेजेंट है और एक डीएनए बिल्कुल ऐसे हाईली कंडेंस्ड है, तो ये हेट्रोक्रोमेटिन है। जो यू क्रोमेटिन है ये तो किस चीज़ में हेल्प करता है? ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, बल्कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्या करता है ये? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। What are the structure called the give an appearance on beads on string? अब देखो, अगर सीईटी में इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग डीएनए में कौन बनाते हैं? तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग कौन बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। कैसे? जब हम डीएनए को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियोसोम की यानी ओक्टामर की ऐसे बीड्स दिखाई देती है, तो ये न्यूक्लियोसोम की बनी हुई होती है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। Which one of the following does not follow the central dogma of molecular biology? Central dogma वाला जो रूल है कौन फॉलो नहीं करते? वो HIV फॉलो नहीं करते। कौन फॉलो नहीं करते? HIV फॉलो नहीं करते। HIV किस में आता है? वायरस में। बाकी जितने भी यूकैरियोट हैं वो सारे सेंट्रल डोगमा के रूल को फॉलो करते हैं, तो HIV फॉलो नहीं करेंगे। 1 turn of the helix in B form of DNA is approximately, B फॉर्म में एक हेलिक्स कितने मीटर होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है या 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक हेलिक्स का मतलब क्या है? ये डीएनए अगर हम बना रहे हैं तो इस डीएनए में ये जो है ये क्या है? एक पूरा हेलिक्स है, ये 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। और जो दो बेस पेयर हैं, जैसे मान लिया यहाँ एडेनिन हो जाएगा या साइटोसिन, ये कितने हो जाएंगे? 0.34 नैनोमीटर हो जाएंगे। दो स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 क्या हो जाएगी? 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है, ये डीएनए है। बी डीएनए सबसे पहले जो बी डीएनए देने वाले साइंटिस्ट हैं वो किसने दिया था? बी डीएनए को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो वॉटसन एंड क्रिक थे। अगर पूछा जाए वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था? बी डीएनए दिया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो बताई थी वो बी डीएनए की बताई थी। डीएनए की टाइप होती हैं ए, बी, सी, डी और जेड। इनमें से ये चारों क्या होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं। राइट हैंडेड का मतलब होता है कि इस तरह से इसके स्ट्रैंड है, और लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा तो ऐसे हो जाएंगे इनकी क्वाइलिंग। जेड डीएनए सिर्फ क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। सारे के सारे डीएनए ए, बी, सी, डी राइट हैंडेड होते हैं, सिर्फ जो जेड डीएनए है वो क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। Which one of the following hydrolysis internal phosphodiester bonds in a polynucleotide chain? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा, एक्सोन्यूक्लिएज टर्मिनल एंड से तोड़ेगा, तो बचा क्या ऑप्शन? एंडोन्यूक्लिएज। तो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने का काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लिएज, जिसको बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से। न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोसोम कोर किससे बनी हुई होती है? H2A, H2B, H3, H4। इसमें क्या होता है कि एक ओक्टामर बनाता है। इस ओक्टामर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये जो चार हैं हिस्टोन्स ये प्रेजेंट होंगे डुप्लीकेट कॉपी में। मान लिया यहाँ पे क्या है? H2A आ जाएगा, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। हिस्टोन की टाइप्स क्या होती हैं? हिस्टोन की टाइप होती 5। कौन कौन से? अगर हिस्टोन की टाइप पूछेगा तो 5। ओक्टामर बनाने का, क्योंकि H1 को इंक्लूड कर लोगे। और अगर तुमसे पूछे ओक्टामर कौन बनाता है तो H2A, H2B, H3 और H4। H1 को क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखना।
H1 को क्या बोला जाता है? H1 को लिंकर डीएनए भी बोला जाता है। न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय, न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट को कैसे देखा जाता है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से स्टडी किया जाता है। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब होता है कि जिसको झुटलाया ना जा सके, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बात गलत है। तो ये जो अनइक्विवोकल प्रूफ है ये किसने दिया था? हर्शे और चेज ने दिया था। एवरी, मैक्लोड और मैकार्टे ने क्या दिया था? बायोकेमिकल प्रूफ दिया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का। विल्किन और फ्रैंकलिन ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से स्टडी किया था। ग्रिफिथ ने क्या दिया था? ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये आज है ना, तुम्हें एक वीडियो और बनाऊंगी मैं। उस वीडियो के अंदर जितने भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में साइंटिस्ट आते हैं या उनका जो वर्क आता है वो एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि इस लेसन से सबसे ज़्यादा जो अगर क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं तो वो साइंटिस्ट के नाम से ही ज़्यादा या उनके वर्क के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। तो आज एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी मैं जो मॉलिक्यूलर बेसिस में जितने भी साइंटिस्ट हैं और उनके जितने भी वर्क हैं उनसे रिलेटेड। वीडियो देखने के बाद तुम्हें खुद से एक बार क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, कम से कम 2 बार नज़रों से निकालना है। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन ऑन, किसने दिया था? वीसिया फैबा पर दिया था। वीसिया फैबा क्या होता है? एक बीन होती है। और उन्होंने क्या दिए थे? जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है, यानी हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं उनका यूज किया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वॉज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस पर दिया गया था? ई कोलाई पर दिया गया था। और उन्होंने यूज किया था, किसका यूज किया था? N14 का और N15 के आइसोटॉप्स का यूज किया गया था, हैवी आइसोटॉप, जिसमें जो N15 है ये क्या होता है? एक हैवी आइसोटॉप होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म ऑन विच बैक्टीरिया, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? डिप्लोकोकस निमोनिया पर किया था। इन्होंने क्या लिए थे? एक R स्ट्रेन लिया था और दूसरा क्या लिया था? इन्होंने S स्ट्रेन लिया था। जो S स्ट्रेन है इनको इन्होंने क्या माना था कि ये जो है ये वायरुलेंट होता है, यानी हिंसक होता है। दूसरी साइड जो R है ये नॉन वायरुलेंट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म ऑन विच बैक्टीरिया? डिप्लोकोकस निमोनिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA, इनमें से RNA पर एप्लीकेबल कौन नहीं होता? RNA किस पर? चरगफ रूल एप्लीकेबल नहीं होता। चरगफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही अप्लाई होता है। अगर हम बात करते हैं चरगफ रूल की, तो चरगफ रूल अप्लाई होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर। RNA पर अप्लाई क्यों नहीं होता? RNA मोस्ट प्रोबेबली कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA पर हम इसको अप्लाई नहीं करते। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज टू इलोंगेट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट किसको इलोंगेट करते हैं? द लैगिंग स्ट्रैंड, द लीडिंग स्ट्रैंड, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, किससे दूर लेके जाते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। देखो ये तुमने डायग्राम किया होगा, तो यहाँ पे क्या था? 5 फ्री टू 3 फ्री, 3 2 क्या था? यहाँ पे 5 था। तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड थे ये क्या थे? यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे। तो देखो रेप्लिकेशन फोर्क तो इस डायरेक्शन में बनती जा रही है और ये किस डायरेक्शन में? अपोजिट। एरो भी तुम्हारी बुक में लगा हुआ है, तो अपोजिट जाते हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय द अनवाइंडेज और हेलिकेज एंजाइम, अनवाइंडेज और हेलिकेज एंजाइम किस में यूज किए जाते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड्स को तोड़ने के लिए या उनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। हाइड्रोजन, H से याद रखना क्या तोड़ती है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती है।
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लिएज, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हेलिकेज। गायरेज एंजाइम क्या होता है? टोपोआइसोमरेज को ही बोलते हैं, लेकिन ये किसके केस में यूज करते हैं? प्रोकैरियोट के केस में। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट। ये मैंने एक में ही ले लिया कि एक ही क्वेश्चन में तीनों के तुम आंसर याद कर लो, क्योंकि अलग अलग पूछा जाता है ये क्वेश्चन सीईटी में। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको कैटेलाइज करता है? आरआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 कैटेलाइज करता है एचएनआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है टीआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए को, जो कैसा होता है? प्री मैच्योर होता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो 3 है वो टीआरएनए यानी एडेप्टर मॉलिक्यूल को क्या करता है? ट्रांसक्राइब करता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एचएनआरएनए हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल ऑफ। स्प्लाइसोसोम्स किस में नहीं मिलते? स्प्लाइसोसोम मिलते हैं जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं। तो किसके अंदर नहीं मिलते? बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलते। और भाई जिसको ना याद रहे तो सिंपल सी बात है, फंगी यूकैरियोट है, एनिमल यूकैरियोट है, प्लांट यूकैरियोट है, बच्चा बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है। तो स्प्लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? इंट्रॉन्स को रिमूव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज। स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या है? सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है? इट्स द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है? इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, इट्स द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। उसको क्या बोला जाता है? सिस्ट्रोन। Which of the following rRNA act as a structural RNA as well as ribosomes in bacteria? स्ट्रक्चरल रोल यानी ड्यूल रोल प्ले करता है, वो कौन करता है? 23SS RNA। क्या बोला जाता है इसको? राइबोजाइम बोला जाता है। और ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है और ये राइबोजाइम यानी एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। किस पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किसको कैटालाइज करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को कैटालाइज करता है। अगला है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड द स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्प्लाइसिंग। ट्रांसक्रिप्शन के यूकैरियोट में 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है? कैपिंग। ठीक है। दूसरा होता है चेन का क्या होना? एक्सटेंड होना। कैपिंग, फिर क्या हो जाएगा? स्प्लाइसिंग, और फिर क्या हो जाएगा? टेलिंग। ये 3 स्टेप होते हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। कैपिंग में कैपिंग किसकी होती है? 5-मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होती है। स्प्लाइसिंग में तुम्हें पता ही है, पिछले 2 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, स्प्लाइसोसोम एंजाइम का यूज होता है जिसमें एचएनआरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। टेलिंग में किसकी टेलिंग होती है? टेलिंग होती है पॉली एडिनाइलेटेड टेल। किसकी? पॉली एडिनाइलेटेड टेल, या ये बोल सकते हो याद करने के लिए एडेनिन की, एडेनिन रिच। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। राइबोसोमल आरएनए किस में सिंथेसाइज्ड होता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस को बोला जाता है किसकी फैक्ट्री? आरआरएनए की फैक्ट्री। प्लस में किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वॉज पोस्टुलेटेड बाय। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? बैडल और टैटम ने दिया था। बैडल और टैटम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था? न्यूरोस्पोरा पर किया था। न्यूरोस्पोरा क्या होती है? एक टाइप की एस्कोमाइसिटीज होती है, यानी फंगी होती है। और यहाँ से उन्होंने दिया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी एक जीन व एक ही एंजाइम को कैटालाइज्ड करता है। इसके बाद है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड द। आरएनए पॉलीमरेज किस पर बाइंड होता है? प्रमोटर। और प्रमोटर कौन से पर होती है? 5' एंड पर।
इसमें है ना भाई जेनेटिक कोडोन से रिलेटेड क्वेश्चन कम है। तो अभी एक और वीडियो बनेगी इसी यूनिट की, जिसमें और इन क्वेश्चनों को छोड़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच जाएंगे उनकी और हम रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा किसी भी टॉपिक से। mRNA is synthesized on DNA template in which direction? कौन सी डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है mRNA? 5 free to 3 free डायरेक्शन के अंदर सिंथेसाइज होता है। अगला है एंटीकोडोन अकर इन। एंटीकोडिंग कहाँ पे होती है? एंटीकोडिंग होती है टीआरएनए पर। टीआरएनए को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एडेप्टर आरएनए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एडेप्टर आरएनए किसको बोलेंगे? टीआरएनए को बोलेंगे। नेक्स्ट है इन 3 डायमेंशनल व्यू द मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज। 3 डायमेंशनल व्यू में कैसे दिखते हैं? एल शेप के दिखते हैं। और 2D में कैसे दिखेंगे? 2 डायमेंशनल में कैसे दिखेंगे? क्लोवर लीफ लाइक। कैसे दिखेंगे? क्लोवर लीफ लाइक। और 3 डायमेंशनल में कैसे दिखेगा? एल शेप का दिखेगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन। स्टार्टर कोडोन कौन होता है? एयूजी। एयूजी क्या करता है? ड्यूल रोल प्ले करता है। ड्यूल रोल का मतलब क्या होता है कि 2 फंक्शन प्ले करता है। ये क्या करता है? अमाइनो एसिड मेथोनाइन को भी कोड करता है, और दूसरा ये क्या करता है? स्टार्ट कोडोन की तरह भी क्या करता है? एक्ट करता है। तो 2 रोल होते हैं इसके, मेथोनाइन को भी कोड करना और स्टार्ट कोडोन। मेथोनाइन क्या होता है? एक ऐसा अमाइनो एसिड जो सल्फर रिच है। जो क्या है? सल्फर रिच है। द कोडोन कोजिंग चेन टर्मिनेशन, यानी टर्मिनेटर कोडोन कौन से होते हैं? UAA, UGA और UAA। ये क्या होते हैं? टर्मिनेटर कोडोन होते हैं। पॉलीजोम इज फॉर्म बाय। पॉलीजोम देखो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। पॉलीजोम क्या होते हैं? जो एक सिंगल mRNA पर, ये एक सिंगल mRNA है, इस पर बहुत सारे राइबोसोम जब लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम। तो अब यहाँ पे देख लो ऑप्शन में क्या? पॉलीजोम। मैनी राइबोसोम अटैच टू अ स्ट्रैंड ऑफ, नहीं एंडोप्लाज्मिक नहीं, सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA। क्या आ जाएगा? सी। द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ। जो दोनों सब यूनिट है राइबोसोम्स की, उनको जोड़ के रखने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। क्योंकि ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना, ये भाई बहनों की तरह लड़ते रहते हैं, तभी दूर हो जाते हैं। जैसे ही काम हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुई, फिर दूर हो जाएंगे। तो इनको फिर जोड़ने का काम, इनका मिलान करवाने का काम कौन करता है? यहाँ पे मैग्नीशियम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक प्लेस इन। प्रोटीन सिंथेसिस किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यहाँ पे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू द। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कौन से होते हैं भाई? जो अपने आप ने एक्सप्रेस कर दे वही क्या होता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो कौन एक्सप्रेस कर सकते हैं? जो RNA की फॉर्म में। करना ही क्या है भाई? DNA को क्या बनाना है? DNA को RNA बनाना है। तो अगर DNA को RNA बनाना है तो यानी वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं एज अ RNA, यानी जो एक्सोन है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आ जाओ। ये टोटल 50 क्वेश्चन थे भाई। DNA फिंगरप्रिंटिंग रिफर टू। DNA फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ DNA सैंपल। DNA सैंपल की प्रोफाइलिंग करना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? DNA फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। कहाँ यूज की जाती है DNA फिंगरप्रिंटिंग? इसका यूज किया जाता है कहाँ पे? फोरेंसिक डिपार्टमेंट में यूज किया जाएगा। और अगर पैटर्निटी डिस्प्यूट है, पैटर्निटी डिस्प्यूट क्या होता है कि भाई अगर कोई ये बोल दे कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उस टाइप के डिस्प्यूट को भी दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? उस टाइम भी यूज किया जाता है DNA के सेगमेंट का या DNA की फिंगरप्रिंटिंग का। तो किसमें? पैटर्निटी डिस्प्यूट में भी यूज किया जाता है।
ये थे तुम्हारे 50 क्वेश्चन। ऐसे ही 50 क्वेश्चन की एक सीरीज और लेके आऊँगी। अब है बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि मैम हमें जेनेटिक्स नहीं आती। मोस्टली बच्चे मिलेंगे ऐसे, 70% बच्चे ऐसे ज़रूर मिलेंगे कि जिनको जेनेटिक्स में डाउट होंगे। इसके लिए मैं एक सीरीज लेके आऊँगी, एक वीडियो मैं आज ही डाल दूँगी जेनेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें मैं सिर्फ मेन जो कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज करवाऊँगी। तो आज मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स और जो तुम्हारी रेशो हैं मेन, उनसे रिलेटेड एक वीडियो बना दूँगी। तो वहाँ से तुम्हारा जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला लेसन है वो कवर अप हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भाई, तुम जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एक बार वीडियो को पूरी देख के तुम आंसर साथ साथ एनालाइज किया करो। उसके बाद जो पीडीएफ मैं ग्रुप में भेजती हूँ फिर अपने आप सोल्व करके देखा करो। 2 बार क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तो बहुत बार रिवीजन होगी। अभी तो आज जो डेट है वो कितनी डेट है, आज तो 7 है ना, तो अभी हमारे पास ये मान के चलो 1 महीना है। 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की रिवीजन करवा दूंगी। अभी तो एक बार और करेंगे इन क्वेश्चंस की रिवीजन। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बायो की तैयारी तुम्हारी अच्छी होगी। और मैं इस तैयारी को बूस्टअप करने के लिए मैं जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका सिलेक्शन करूँगी। बस तुम मेरे को फॉलो करते जाओ और यही क्वेश्चंस करते जाओ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बस पढ़ते रहो, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान। तो लास्ट का जब तुम्हारा पेपर बिल्कुल नियर बाई आ जाएगा तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि तुम्हें कितना आता है। ओके, थैंक यू बेटा।